तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने से पहले बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। उलटफेर क्या होगा कि दो पुराने सहयोगी वापस लौट सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी वापस साथ में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है सर, क्योंकि दिल्ली में लगातार चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है और उनके साथ पवन कल्याण भी हैं, और यहां पर अमित शाह के साथ उनकी बहुत बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद कहा जा रहा है कि दोनों वापस आ सकते हैं, और तो 2014 में दोनों साथ लड़े थे, उसी अंदाज से 2024 में टक्कर दे सकते हैं। क्या कहना है सर? जी हाँ, जी हाँ। जिस तरह से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त सहयोगी की जरूरत थी, क्योंकि जैसा कि हम लोग बात करते आ रहे हैं कि दक्षिण भारत की 130 सीट में बीजेपी कैसे अपनी जगह मजबूत करेगी। कर्नाटक 400 पार का जो आंकड़ा होगा, जो आंकड़ा है उसमें से उस आंकड़े को कैसे दक्षिण से भरपाई करेगी, तो उस भरपाई के लिए वो लोग लगातार रास्ता खोज रहे हैं। आज उन्होंने जो है, कल जैसा आपने बताया कि होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी से जो है टीडीपी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, कल शाम को भी मुलाकात हुई थी, और बातचीत के बाद अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन लोगों में समझौता हो गया है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। और ये जो है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं, 25 लोकसभा सीट में पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहाँ की जो सत्ता में पार्टी है YSRCP, जो जगन मोहन रेड्डी जी उसके चीफ मिनिस्टर हैं उस पार्टी के, उन्होंने जो है तकरीबन दोनों लोगों को एक करारी हार दी थी, और टीडीपी को सिर्फ 3 सीट मिल पाई थी, बीजेपी को 0। तो ये फिलहाल एक बड़ी डेवलपमेंट मतलब है। ये था कि गठबंधन टूटा तो दोनों को नुकसान हुआ, टीडीपी को भी नुकसान हुआ और बीजेपी को भी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से दोनों साथ ही होने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ज्यादा सीटें हैं, तो वहां पर बहुत अपना फोकस करना है। अगर बीजेपी अगर गठबंधन के बाद 4-5 सीटें भी आती है, गठबंधन की 10 सीटें भी आती हैं, तो ये 400 प्लस में सर बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि पिछली बार जब टीडीपी और YSRP और बीजेपी अलग अलग लड़ी, तो टीडीपी को जो है तकरीबन 40% वोट शेयर मिला है। वोट बैंक उनका जो है 40 से ऊपर था, और जो YSRCP है उसको जो है तकरीबन 49% वोट मिला है। लेकिन 9% के वोट बैंक के जो उसमें अंतर में जो है वो जबरदस्त बदल गया। सिर्फ इनको 3 सीट मिली, उनको जो है 22 सीट्स मिल गई, और बीजेपी को कुछ नहीं मिला। तो कुल मिलाकर सर, बीजेपी जिस तरीके से पुराने सहयोगों को वापस ला रही है, नीतीश कुमार को मना लिया, नीतीश कुमार वापस आ गए, उसके बाद कर्नाटक में जेडीएस की पार्टी SD देवगौड़ा वापस आ गए, उड़ीसा में बात हो रही है नवीन पटनायक को अपने साथ लाने की। तो बीजेपी जो बड़ा गेम कर रही है इस वक्त, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो 400 प्लस पर तो पड़ेगा ही। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री लगातार आज भी कह रहे थे कि दोबारा हम शिवरात्रि के दिन मुलाकात करेंगे, जब वो क्रिएटर से बात कर रहे थे आज, तो क्या लग रहा है कि आपको कि कितना मुमकिन हो पाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से उनकी बॉडी से जो उनका जेस्चर है, जिस तरह से उसमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, लेकिन वो जो होता है ना कि एक नया कीर्तिमान स्थापित करना। मैं बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी जब अपने उच्चतम शिखर पे थी, तो उनके पास में उस समय तब मौका आया जब जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो वो थे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। उनके जो पुत्र थे वो राजीव गांधी जी को उस लहर में जो है 400 प्लस 414 सीट्स मिली थी 1984 के इलेक्शन में। वो रिकॉर्ड था, लेकिन उस समय भी उनको 50% तक वोट बैंक नहीं मिल पाया था। इस बार जो है बीजेपी का लक्ष्य 400 पार के साथ में 50% का जो वोट शेयर है उसको भी बढ़ाना है। बिल्कुल सर, ये भी जबरदस्त कोशिश है। अगर पिछले 2019 का एक डेटा की बात करूं, तो मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड में मैंने देखा कि जितनी 5 की 5 सीटें जो बीजेपी की थी, हर सीट पर लगभग 2 से 3 लाख का अंतर था जीत और हार जीत में। मतलब बीजेपी का प्रत्याशी अगर जीत रहा है तो 3 लाख वोटों से जीत रहा है, कहीं पर 2 से जीत रहा है, कहीं पर 2.5 से जीत रहा है। अगर ऐसे ही माहौल देश भर में जहां जहां बीजेपी जीतती है अगर होता है, तो वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, वो तो आसानी से बीजेपी छू लेगी। वो उसके 2 कारण है, जैसा कि इन्होंने, आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के घटक है, वो अभी भी राहुल गांधी ने अभी भी कहा कि हम जो है OBC की बात अभी भी वो कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कार्ड जो प्रधानमंत्री ने दिया, उन्होंने कहा हम सिर्फ 4 कास्ट मानते हैं। उसमें युवा है, महिला है, किसान है, और उसके बाद गरीब है। तो आज आपके जैसा चर्चा आज उनकी जो हुई, उसमें जो यूथ है, हमारे यहाँ यूथ जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स और जो 30 के
उसमें जो है 25 से 30 के उसमें या 30 से 40 के बीच में ये जो युवा वोट बैंक है ना वो मोदी जी से बहुत प्रभावित है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और जो इसी उम्र में लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जो हमारे देश की उभरती हुई छवि है, ये सब जो बहुत सारे पॉजिटिव रीजंस हैं। और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि एक बार कह के चुप हो गए, वो लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं। आप देखते होंगे कि जब एग्जाम्स का टाइम आता है स्कूल में, तो जो परीक्षा पे चर्चा क्या है, परीक्षा पे चर्चा कहने को तो एक छोटी सी बात आपको लगे, लेकिन प्रधानमंत्री का अगर 10th के स्टूडेंट्स को साथ, यानी जो 14-16 ईयर्स के एज के लोग होते हैं, उससे बात करने का मतलब वो नेक्स्ट इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोट बैंक है कि ये हमारे वोट बैंक हैं, भविष्य में इन्हें अभी से बिल्कुल तो उन्होंने जो 14 में शुरू किया, जो ये परीक्षा पे चर्चा या स्कूल्स के साथ में जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, उसका जो प्रतिफल अब दिख रहा है कि जो युवा वर्ग जो है 10 साल बाद जो तैयार हुआ, 14 साल का वो था, इस समय फर्स्ट टाइम वोटर है वो, तो वो सब स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि और भी लोगों को उनकी जरूरत पड़, टीडीपी अगर उनके साथ में आई है तो ऐसा नहीं कि बीजेपी को ही जरूरत है, टीडीपी को भी जरूरत है, टीडीपी को और ज्यादा जरूरत है, एन चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि वो आपको याद होगा लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वहाँ के जो बहुत एनटीआर जो वहाँ के पूर्व पहले बार विपक्ष के नेता थे, वो जो उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी, एनटीआर जो इनके ससुर तेलुगु देशम के जो उनके दामाद हैं, ये उनकी लड़की के पति हैं। और एक इंटरेस्टिंग और बात है, उसी परिवार से जो है एक प्रमुख नेता बीजेपी में भी हैं, जो महिला हैं, वो वहाँ के प्रदेश शायद अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो वो भी आंध्र प्रदेश में जो उसी परिवार से आती हैं। तो एनटी रामाराव जी का जो परिवार है, जो पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तो उस परिवार से आते हैं। और ये बीजेपी के साथ इनका नेचुरल अलायंस था एक तरह से देखा जाए, लेकिन वो पिछले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शायद हाँ उस समय जो ये अलायंस एक कॉम्पैक्ट अलायंस था। मोदी जी के साथ में भी एक 2014 में ये लोग थे, लेकिन 2019 में कुछ कारणों से, या फिर यूं कहिए कि उस समय एक जो चल रही थी हवा की, शायद में इन लोगों का जो गठबंधन टूटा। लेकिन सर इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी सत्ता में है, तो और विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी साथ में, तो क्या जो सत्ता विरोधी लहर का कोई वहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इस प्रकार की कोई लहर चलेगी? अभी ऐसी कोई लहर वहां पर तो नहीं दिख रही, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी अभी भी बहुत मजबूत हैं। वो अलग बात है कि वो संघर्ष जो उनके खिलाफ कई लोग कर रहे हैं, उसमें टीडीपी भी लगातार करप्शन की बात कर रही है। पवन कल्याण की पार्टी जो है, पवन कल्याण की पार्टी है, इवन शायद उनकी बहन भी जो है उनके विरुद्ध उनके हो चुकी हैं, वो उनके साथ में नहीं है। अच्छा। तो अगर मैं सही हूं तो अच्छा। तो ये भी एक है। और उनकी जो पॉलिसी जो उन्होंने 3 कैपिटल वाली पॉलिसी की है कि 3 जगह पे उन्होंने जुडिशियल कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल और इस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो जो जिस तरह के चेंजेस किए उससे वहां पर बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, या फिर यूं कहें कि बहुत लोग उनसे खुश नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है। और वाईएस जो जगन मोहन रेड्डी हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सपोर्ट, वो आपने देखा होगा कि लोकसभा में क्रूशल मोमेंट्स में जो राज्यसभा में उनके एमपीज हैं, वो लोग एक तरह से बीजेपी के साथ वो लोग भी खड़े होते हुए दिखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये राजनीति, इस समय का चुनाव चल रहा है जिसमें कि आपको मैक्सिमम सीट की दरकार है, बिल्कुल, तो उसमें जो आपके साथ रहेगा वो आपके साथ रहेगा, अदरवाइज फिर वो आपका प्रतिद्वंदी कुछ भी हो सकता है मतलब। जी जी। तो आंध्र प्रदेश के हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, 2 पुरानी सहयोगी वापस भी आ सकते हैं। अगर आते हैं तो ये ऑलमोस्ट दे आ चुके हैं, आ ही चुके हैं लगभग, बस एक आधिकारिक पुष्टि अभी होनी है, घोषणा हो जाएगी, उसके बाद आ जाएंगे। अगर साथ आते हैं तो बहुत फायदा दोनों पार्टियों को होगा और बड़ी टक्कर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। और जो दक्षिण भारत में जो हम लोग बात कर रहे थे कि दक्षिण भारत में बीजेपी की जो कोशिश है कि 131 सीट में से जो है अपने उस मार्जिन को बढ़ाया जाए, तो उसमें एक तरफ से जबरदस्त कोशिश है। बिल्कुल, तो 400+ का आंकड़ा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में मेहनत करनी शुरू कर दी है। उसका फल भी कुछ दिन में नजर आ ही जाएगा। तो लगातार हम अलग अलग प्रदेशों की चर्चा करेंगे जहां पर भी लोकसभा चुनाव को लेकर अलायंस बन रहे हैं, जहां जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है उसकी हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। रोज हम शाम को चर्चा करते हैं। लगातार इसी तरह जुड़े रहेगा इंडिया.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।